नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में विभिन्न संगठनों द्वारा मातोश्री रमाबाई अंबेडकर की 127वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुस्तक विमोचन और पुरस्कार प्रस्तुति कार्यक्रम किया गया आयोजित। रविवार 9 फरवरी 2025 को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से बीदर के नेहरू स्टेडियम में एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक मेला का हो रहा है आयोजन। तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री युदिल्ला श्रीधर बाबू ने फिर किया यूजीसी मानदंडों का विरोध। दिल्ली में 27 साल बाद खिला कमल, सत्ता से बाहर हुई आपदा। पहले कैबिनेट में एसआईटी का गठन, आप सरकार के घोटालों की होगी जांच। वीरेंद्र सचदेवा के बयान से फिर खतरे में केजरीवाल। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट पर स्वाति मलिवाल ने द्रौपदी चीरहरण वाली फोटो पोस्ट कर आप पर कसा तंज। अब समाचार विस्तार से। जिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ बीदर द्वारा मातोश्री रमाबाई अंबेडकर के 127वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुस्तक विमोचन, पुरस्कार प्रस्तुति और यह कार्यक्रम बीदर जिले के अंबेडकर सर्कल के पास बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की दिव्य उपस्थिति भिक्कुणी अर्च स्मता धम्म दर्शन भूमि वैशाली नगर आंदूर की अध्यक्षता में हुई तथा उद्घाटन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश स्वामी उर्लिंगापेड्डी मठ मैसूर ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता कविता शिवशरणप्पा हुग्गी पाटिल ने की। इस अवसर पर पुरस्कार भी दे गए, जिसकी अध्यक्षता गोविंदा पुजारी, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ बीदर ने की। होस्पनी धम्म प्रचारक लक्ष्मी बक्कप्पा मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में महादेवी प्रेम सागर दांडेकर, नागवेणी शंकर राव, शोभा जंजीरे, मंजुला भावीदड्डी, विभिन्न दलित संगठनों के नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर लगभग 90 अनुकरणीय जोड़ों को सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूर्यकांत दुर्गा और शिवराज सोलपुरे ने कार्यक्रम का गर्मजोशी से स्वागत किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश ढिग्गे का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंदु जिला परिशिष्ट जाति परिशिष्ट पंगड़ अनुदानित शाला शिक्षकर संघದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ರಮಾತಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ರಮಾಬಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವರ ಸಂಘರ್ಷಮಯ ಬದುಕನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಕುಂತರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ, ಆದರೂ ಕೂಡ गौतम बुद्ध, बोधिसत्व, संविधान शिल्पी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ SC ನೌಕರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜದವರು, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಲಾಕಾರರು, ನಮ್ಮ ಗಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಚೌಕಲ್ಲಿ ರಮಾತಾಯಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ। ನನಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿವಸ ತಾಯಿ ರಮಾತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ, ತಾಯಿ ರಮಾ ಜಯಂತಿ ಯಾಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಭಾಳ ಒಂದೇ ಆಯಿತು। ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ರಮಾತಾಯಿ ಜಯಂತಿಯ 127ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಾರ್ತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆದವರು, ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದವರು, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
एग्रीकल्चर मेला रविवार 9 फरवरी 2025 को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से बीदर के नेहरू स्टेडियम में एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक रहेगा। इस मेले में कृषि से संबंधित स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कृषि से संबंधित और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस मेले में स्टेट के फोक सिंगर के अलावा स्थानीय फोक सिंगर भी भाग लेंगे। इनके अलावा स्कूल के छात्र और छात्राएं भी इस मेले में भाग लेंगी। जिला बीदर के जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जियाउल्लाह के ने मीडिया से बात करके इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीदर जिले के तमाम किसान भाइयों और बहनों, आने वाले भानुवार इतवार को 9/2/2025 को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बीदर के जानिब से ऑर्गेनिक्स और मिलेट्स का मेला का आयोजन किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग इसमें शरीक होकर ये मेला को कामयाब बनाने के लिए आपसे तहे दिल से मैं गुजारिश करता हूँ। और इस मेले में एग्जीबिशन के स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी इसमें शामिल है। इसका भरपूर फ़ायदा आप उठाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं और आप तमाम इसमें शरीक होकर इस मेला को सफल बनाने के लिए आपसे मैं गुजारिश करता हूं। सर टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग्स सुबह 10 बजे रोड शो शुरू होगा, 11 बजे स्टेज प्रोग्राम होगा और लगातार रात को 8 बजे तक हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे। इस कार्यक्रम में कौन कौन भाग लेगा सर? कार्यक्रम में हमारे स्टेट लेवल फोक सिंगर मुनिराजू कड़पगेरे बेंगलुरु से आ रहे हैं। उसके अलावा वैजनाथ बिरादर यहाँ के हमारे लोकल फोक सिंगर हैं। इसके अलावा स्कूल के बच्चे भी शामिल होंगे इसमें और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो आर्टिस्ट हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। ओके, थैंक यू सर। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक सरकार औद्योगिक विकास के मामले में उनका दूसरे राज्यों की तरह इस्तेमाल नहीं कर रही है। क्या मुझे उनके घर पर याचिका लेकर खड़ा होना चाहिए? क्या राज्य की जनता ने उन्हें नहीं जिताया? मंत्री चलबुराय स्वामी ने सवाल किया कि शुक्रवार को शहर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आलोचना की कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, इसीलिए उन्होंने अपने राज्यों के विकास के लिए पहल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मोड़ा मामला राजनीति से प्रेरित है। लोकायुक्त जांच कर रहे, न्याय देने के लिए अदालत का धन्यवाद। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि राज्यपाल राज्य सरकार के सभी फैसलों को खारिज कर देते हैं। कई मुद्दे उनके हस्ताक्षर के बिना सालों से लंबित है। हालांकि सबसे पहले उन्होंने सिद्धरामैया के खिलाफ जांच की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा था कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के उत्पीड़न पर सरकार का रुख स्पष्ट है। राज्यपाल जो संवैधानिक पद पर है उनको न्याय करना चाहिए, लेकिन भाजपा प्रवक्ता के तौर पर ऐसा कर रही है। लेकिन वह समय आएगा जब उत्पीड़न से थक चुके सभी लोग विरोध करेंगे, क्योंकि आर अशोक विपक्ष के नेता के तौर पर काम नहीं कर रहे, इसीलिए मैं उनके बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। वह एक प्रिय मित्र है, लेकिन एक पापी व्यक्ति है। वह पार्टी द्वारा उन्हें दिए गए पद को बनाए रखने के लिए बोलते हैं। अगर वह राज्य सरकार पर हमला नहीं करते हैं तो वे उन्हें बदल देंगे। उन्होंने चुटकी ली। एचडी देवेगौड़ा के परिवार को छोड़कर कोई भी ईमानदार नहीं है। अब केवल कांग्रेस ही भ्रष्ट है और उन्हें लगता है कि वे भाजपा से सहमत है। देवेगौड़ा अगले 10 साल तक जिए। उन्हें इसी तरह हमारी आलोचना करते रहना चाहिए। तेलंगाना ने यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 का विरोध करने की कसम खाई है, जो उच्च शिक्षा में राज्यों की स्वायत्तता को कम करने की कोशिश करता है, जब तक कि उन्हें संशोधित या वापस नहीं लिया जाता है। आईटी और उद्योग मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू ने घोषणा की कि साथ ही उन्होंने पुष्टि की कि राज्य संघीय भावना की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। शुक्रवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीधर बाबू ने खुलासा किया कि 5 अगस्त को बेंगलुरु में एक बैठक में 6 राज्य ड्राफ्ट के खिलाफ एक साथ आए। एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और केरल अब दबाव बनाने के लिए अगली रणनीतिक बैठक की मेजबानी करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेलंगाना सरकार तब तक नहीं झुकेगी जब तक कि केंद्र राज्यों के सार्थक बातचीत नहीं करता।
या ड्राफ्ट रेगुलेशन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता। तेलंगाना उच्च शिक्षा में सालाना 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करता है, फिर भी केंद्र सरकार राज्य के अधिकार को छीनना चाहती है, जो एक असंवैधानिक अतिक्रमण है, जो सीधे संघवाद की भावना का उल्लंघन करता है। मंत्री ने स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए केंद्रीकृत राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव की आलोचना की और इसे बहिष्कार करने वाला कदम बताया, जो छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित करेगा। तेलंगाना में सकल नामांकन अनुपात GER 40% है, जो राष्ट्रीय औसत 28% से कहीं अधिक है और ऐसी नीतियों से इस प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा है। बीजेपी और आप दिल्ली विधानसभा के चुनावी परिणाम में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भारी पड़ गई। साल 2012 के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी आप पहली बार दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में केजरीवाल की पार्टी को आपदा कहकर संबोधित किया था। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों को खतरा बताया था। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने जा रही है। आज आए चुनावी नतीजों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सत्तारूढ़ दल के कई अन्य प्रमुख नेता चुनाव हार गए हैं। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक आए रुझानों में भाजपा दिल्ली की 70 में से 48 सीट पर निर्णायक बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीट पर सिमटने के कगार पर है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत को विकास और सुशासन की जीत बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि है, यह विकास और सुशासन की जीत है। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के चौतरफा विकास और यहां के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए उनकी पार्टी की सरकार लगातार काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे बीजेपी के हर कार्यकर्ता पर गर्व है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और इस शानदार नतीजे तक पहुंचे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही एसआईटी का गठन होगा, सभी घोटालों की जांच होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जांच के दौरान वह जेल भी जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारते ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों को तुरंत पहुंचने का निर्देश दिया है। दिल्ली में चुनाव रुझानों को देखते हुए
अधिकारियों को पहुंचने के लिए बोला गया है। सरकारी दस्तावेज और डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मलिवाल ने अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की है। ये महाभारत का एक दृश्य है जहां द्रौपदी की चीरहरण हो रहा है। दिल्ली चुनाव परिणाम के नतीजों के बीच इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब सीएम हाउस में स्वाति मलिवाल के साथ जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। इस घटना के बाद ही स्वाति मलिवाल ने खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रचार भी किया। स्वाति मलिवाल जो द्रौपदी के चीरहरण का फोटो शेयर किया है वो केजरीवाल के घर में हुई घटना की याद को ताजा करता है। स्वाति मलिवाल ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट हुई थी, कपड़े फाड़ दिए गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों से इनकार किया था। दिल्ली चुनाव के जनादेश में बीजेपी की प्रचंड जीत और आम आदमी पार्टी का सफाया होने के बाद कभी आपके पाले में रहे रामकथा गायक और कवि कुमार विश्वास ने विजेताओं को बधाई देते हुए आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। पूर्व आप नेता कुमार विश्वास ने कहा कि जीत के लिए भाजपा को बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि वे दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। वहीं मुझे उस आदमी से कोई सहानुभूति नहीं है जिसने आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया। उसने आम आदमी के अरमानों और सपनों को कुचल दिया। दिल्ली अब उससे मुक्त हो गई है। उस शख्स ने लोगों के सपनों को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया। आज न्याय मिल गया है। विश्वास ने कहा, मेरे लिए यह व्यक्तिगत प्रसन्नता या दुख का विषय नहीं है, लेकिन इस बात की प्रसन्नता जरूर है कि इंसाफ हुआ। उम्मीद करता हूं कि आने वाले लोग और अन्य राजनीतिक पार्टियां इससे सबक सीखेंगे और सत्ता पाने के बाद अहंकारी नहीं होंगे। दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी कार्य जो पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारी राजधानी भी दिल्ली वासियों को लोक कल्याणकारी नीतियों का लाभ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिल्कीपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार की जीत लेकर कहा कि मैं चंद्रभान पासवान के विजय होने पर भाजपा और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी को भी अब सुशासन, विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पिछले 11 वर्षों से दिल्ली के अंदर जो स्थिति पैदा कर दी गई थी उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर कहा कि मुझे बीजेपी के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में विभिन्न संगठनों द्वारा मातोश्री रमाबाई अम्बेडकर की 127वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुस्तक विमोचन और पुरस्कार प्रस्तुति कार्यक्रम किया गया आयोजित। रविवार 9 फरवरी 2025 को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से बीदर के नेहरू स्टेडियम में एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक मेला का हो रहा है आयोजन। तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू ने फिर किया यूजीसी मानदंडों का विरोध। दिल्ली में 27 साल बाद खिला कमल, सत्ता से बाहर हुई आपदा।
पहले कैबिनेट में एसआईटी का गठन, आप सरकार के घोटालों की होगी जांच। वीरेंद्र सचदेवा के बयान से फिर खतरे में केजरीवाल। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट पर स्वाति मलिवाल ने द्रौपदी चीरहरण वाली फोटो पोस्ट कर आप पर कसा तंज। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।